हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये यूपीजीडीसी का पेपर लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आने वाले एग्ज़ाम जीआईसी और यूपी पीजीटी हो, टीजीटी हो, जो अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखिए, इस समय एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे लेटेस्ट टॉपिक से हो रहे हैं। आपका सिलेबस तो आता ही है, लेकिन न्यू जो सिलेबस इस समय जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, जैसे आंदोलन हुआ और सामाजिक आंदोलन है, और आप देखिए उत्तर आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज है और ग्लोबलाइजेशन है। इन सब पे उत्तर आधुनिकता जो चैप्टर है या उत्तर आधुनिकता जो समाज है, इन सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि इन सब पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए, यूपी पीजीटी का जो लेवल था, उस लेवल से हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी पीजीटी के जो भी सिलेबस था, उस सिलेबस से बिल्कुल हटकर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू थे, उसके अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप देखे होंगे, जिन्होंने पेपर दिया वो तो जानते हैं, जो नहीं दिए वो भी जानते हैं कि किस तरह से हाईएस्ट क्वालिटी का पेपर आ रहा है। मॉडरेट एंड हार्ड जो पेपर इस समय चल रहा है, रूटीन पेपर का, जो आयोग द्वारा, शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, उन सब में यही हाईएस्ट प्रोफाइल, हाईएस्ट तरीका जो एक्टिविटी यूज़ की जा रही है। सिलेबस से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट सिलेबस हैं उनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन पर पूछा जा रहा है, नए नए थिंकरों पर पूछा जा रहा है। देखिए, आप जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी आप पुराना पढ़ चुके होंगे, जाति व्यवस्था से संबंधित जितनी भी वीडियोस देख चुके होंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं आया है। कहीं दीपांकर गुप्ता का आ रहा है, कहीं आंद्रे वितेई का आ रहा है। तो जो आपके सिलेबस में सबमिट नहीं है वो भी पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो। और ये आपका यूपी पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम में ये 2026 का आपका पेपर है। ये 2026 का पेपर है, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सॉल्व करी हूँ, और आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा ये पेपर आने वाले जीआईसी एग्ज़ाम के लिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी यूपीजीडीसी का फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, उसके लिए मैं पेपर, उसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी पीजीटी की 2300 वैकेंसी जो अभी तक आयोग द्वारा दी गई है, ये वैकेंसी भी आने वाली है। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। तो आप देखें, ये चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने माइक्रो समाजशास्त्र के अंतर्गत बैक वायरिंग समूह को अपने अध्ययन का केंद्र माना है? तो ये है जॉर्ज ह्यूमान्स। कौन है? ये है जॉर्ज ह्यूमान्स। ठीक। अगला है कि समाजशास्त्री ने अपने संपूर्ण विश्लेषण में, यानी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को मानते हुए अध्ययन विधि को महत्वपूर्ण माना है? तो ये माना गया है ब्लूमर के द्वारा। ठीक है, ये ब्लूमर ने कहा है। फिर आगे आप देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हर्मेनेटिक भाष्य विज्ञान किससे संबंधित है? ये संबंधित है समाजशास्त्रीय शोध का दर्शन शास्त्रीय आधार से। देखिए, दीपांकर गुप्ता का क्वेश्चन आ गया है, जो दीपांकर गुप्ता आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी इसमें से पूछा जा रहा है। आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। अब देखिए, आयोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ड पेपर होता जा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर होता जा रहा है। इसलिए अब आप लोगों को सिलेबस के अलावा आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ने की ज़रूरत है। आउट ऑफ सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा होगा, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। देखिए, अगला, दीपांकर गुप्ता की आधुनिकता की विशेषता में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो ये है प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें समाजशास्त्रीय दार्शनिक है और इसमें प्रशासनिक है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आप अगला देखेंगे,
जैसे कि ये सभ्यता और संस्कृति वाला क्वेश्चन है। सभ्यता और संस्कृत वाले जो क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृत के मध्य सर्वप्रथम अंतर किसने किया? तो एल्फ्रेड ग्रोबर ने किया था। ये आप जानते हैं मैक्स वेबर के भाई थे, वेबर के भाई। ये अल्फ्रेड वेबर कौन है? वेबर के भाई है। और ये यूपी पीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी 2026। ठीक, ये पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, देखिए किस तरह से लेवल आयोग किस तरह से लेवल को हार्ड करता जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजेस क्वेश्चन और चैलेंजेस एग्ज़ाम होता जा रहा है। मॉडरेट टू हार्ड पेपर होता ही जा रहा है। इसमें आप देखें कि दुर्खिम के अनुसार सावेवी सिद्धांत समाज की सुदृढ़ता और एकता बनाए रखने के लिए कारणों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो वह है तर्क संगत कानूनी सत्ता। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, जब महान परंपराओं का स्थानीयकरण होता है तब वो लघु परंपरा बन जाती है। देहातीकरण, संस्कृतिकरण, ये संकीर्णीकरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैकिंगबेरी के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पियरे बोर्दियू की अवधारणा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है राजनीतिकरण। ये राजनीतिकरण सम्मिलित नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, घनश्याम शाह के गुजरात के चौधरी जनजातियों के वर्ग व्यवस्था का आधार क्या था? ये है व्यवसाय और भूमि स्वामित्व। फिर आप देखें, मिशेल फूको ने अब चिकित्सा में क्लिनिकल अवलोकन का महत्व बढ़ रहा है। इस क्लिनिकल अवलोकन के लिए उन्होंने किस पद का प्रयोग किया है? तो ये है टकटकी लगाकर देखना। विश्वव्यापी आधार में सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है, ऐसा कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। देखिए बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो आयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि कम बच्चों को सेलेक्ट करे और मेहनती बच्चों को सेलेक्ट करे। इसलिए क्यों ना हम मेहनत करें और मेहनत के बल पर अपने एक एक एग्ज़ाम को क्लियर करते रहें। ऐसे एग्ज़ाम दें और इस तरह से एग्ज़ाम देने के बाद में आप सेलेक्ट हो सकें। इसलिए सिलेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेहनत करना। मेहनत करेंगे, ज़्यादा समय देंगे सब्जेक्ट को, तो ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये आपका है, योगेंद्र सिंह ने अपनी किस पुस्तक में विचार किया है कि भारत में मध्यम वर्ग का उद्गम व्यापारीकरण की वृद्धि और औद्योगिक विकास के साथ आया है? तो यह सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिसाइलेंस। ठीक है, अगला है, किसने विचार दिया है कि प्रतिकृति का कार्बन कॉपी वस्तुओं की कॉपियां हैं जिनकी कोई मूल स्रोत नहीं है? ये है जीन बॉडीलार्ड ने ऐसा कहा है। अगला आप देखें, ग्रामीण भ्रष्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने। देखिए किस तरह से हिंदी वालों बच्चों के साथ अन्याय होता रहता है। हिंदी जो वो होते हैं, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनके साथ इतना अन्याय नहीं होता है। उनका एक ही वर्ड होता है, देखिए रूलर, देखिए यहाँ लिखा है रूलर वर्ल्ड व्यू। और यही अगर ये इंग्लिश मीडियम साथ में आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना हिंदी मीडियम को भी ध्यान दें। हिंदी मीडियम में अगर क्वेश्चन को आपको टिक करना है तो सबसे पहले इंग्लिश वर्जन पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को देखिए, तब आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। क्योंकि आयोग का ये मंशा है कि वो कम से कम स्टूडेंट को चयन करें। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि सर्वगुण संपन्न रहें, साथ में इंग्लिश भी पढ़ें। आप जानते हैं समाजशास्त्र में 50% इंग्लिश 50% हिंदी का काम होता है। अगर आप इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ के अगर हिंदी वर्जन में डायरेक्ट आप जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि आयोग इंग्लिश वर्जन ही मानता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ध्यान दें पढ़ाई पर और किस तरह से पढ़ें, आयोग क्या चाहता है, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, पेपर कहाँ से पुट अप करता है, क्वेश्चन कहाँ से पुट अप करता है, ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में किस एक का प्रयोग मैकर एंड पेज द्वारा समाज में परिभाषित करने के लिए किया गया है? यह है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये तो आप इंटर क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जे.एस. टर्नर ने किस संघर्षमूलक प्रकारवादी कहा जाता है? टर्नर ने किसे संघर्षमूलक प्रकारवादी कहा है? आप देखते हैं संघर्ष में प्रकार की बात किसने की है। नंबर एक तो किए हैं सीमेल ने,
अब जानते हैं जॉर्ज शीमेल है, एक जॉर्ज शीमेल है और दूसरे आपके कोजर हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया? इसके अंतर्गत उन्होंने तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टि, विश्व दृष्टि, मानवतावाद और प्रौद्योगिकी, ये सब का प्रयोग किया है। तो ये है आपके योगेन सिंह। योगेन सिंह को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके थिंकर हैं योगेन सिंह, इनको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली स्थापित और स्वरूप और अवस्था को कहते हैं, ऐसा कहा मैकन पेज ने। फिर कहा है, किसने तत्कालीन समस्याओं का निदान ढूंढने के लिए विषय के बारे में नीति निर्माण उद्देश्य से किया जाने वाला शोध कहलाता है? ये है व्यवहारिक शोध। देखिए यहाँ वास्तविक रूप में पूछा जाए, यहाँ पर आयोग ने बहुत गलती की है। व्यवहारिक शोध नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए क्रियात्मक शोध। लेकिन अब क्या करें, आयोग है, आयोग तो अपना मनमानी करेगा ही, तो आयोग ने व्यवहारिक शोध को ही अपना माना है, आंसर दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य का आदमी कितना ही प्रौद्योगिकी युक्त हो जाए, वह निश्चित रूप से हमारी गहन मानसिक संरचनाओं की उपज होता है, ऐसा कहा है लेवी स्ट्रॉस ने। आप जानते हैं लेवी स्ट्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट जीआईसी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, जीआईसी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, बीएस गुहा को लेकर है। बीएस गुहा ने प्रजातीय अध्ययन में किस प्रतिलिपि का प्रयोग किया है? तो ये है मानव मितीय सर्वेक्षण। फिर लिखा है दी पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, बुक्स याद कर लीजिए, ये है ओवेन लिंच का। अब देखिए ये पैटर्न आयोग ने बनाया है। पहले पैटर्न क्या था, पहले समाजशास्त्र में बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, परंतु अब बुक्स कम पूछी जाती हैं, लेकिन अब बुक्स को बहुत लिमिटेड रखे हैं बुक्स और कॉन्सेप्ट में। अब सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अगला देखिए, अगला है टीके उम्मेन ने सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका सुधारवादी, ये नहीं है। इसमें हम देखिए, मैं एक ट्रिक बताती हूँ किस तरह से मैंने याद किया था। ठीक है, मेरा पेपर था यूजीसी नेट का और बहुत कम समय बचा था, मैं सेंटर पे ही गई थी और अपनी एक कॉपी कॉपी का नोट्स मैंने बनाया था, कॉपी में नोट्स बनाया था। और मैंने एक पार्थ चटर्जी थे, टीके उम्मेन थे और एक कौन से थिंकर है याद नहीं आ रहा, उन तीनों को हमको याद करना था। अब समय मेरे पास मात्र 10 मिनट बचा था और मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को याद कर पाई और सही भी कर पाई। तुरंत ही पेपर यूजीसी नेट का पेपर में मैं गई और मैंने देखा कि वहाँ पर क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि टीके उम्मेन के आंदोलन का वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैंने इसे क्या किया, शॉर्टकट में याद करने के लिए, देखिए इसमें मैंने देखा कि इसमें ओ लिखा है और इसका आई लिखा है और यहाँ सी, तो मैंने कहा एक मिनट, मैंने इसे क्या कहा, इसे शॉर्टकट में याद किया, ओ आई एंड सी, क्या है, ओ आई सी। तो मैंने कहा कि दीपांकर गुप्ता ने जब सामाजिक आंदोलन को देखा तो उन्होंने वर्गीकरण क्या किया, सामाजिक आंदोलन को देखते ही उनके मुंह से निकला उनके मुंह से क्या निकला, ओ आई सी, यानी ओ आई सी, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, आई मतलब आइडियोलॉजिकल एंड कैरिस्मेटिक को बोलते हैं सी फॉर कैरिस्मेटिक। तो इस तरह से मैंने शॉर्टकट में पार्थ मुखर्जी और टीके उम्मेन और एक थिंकर थे, उनके तीनों लोगों के आंदोलन का अंतर मैं बता सकी। तो इस तरह से मैंने शॉर्टकट में ट्रिक की वजह से याद कर पाई और क्वेश्चन भी सही कर पाई। तो इसलिए बच्चों अब क्वेश्चन भी बहुत हो गए हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत हैं। अब कहाँ तक समाजशास्त्र में रट नहीं पाएंगे, रटना ये छोटे बच्चों का काम होता है। अब हम लोग हाईएस्ट में पहुँच गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इसका शॉर्ट ट्रिक याद करके ही समझ कर ही याद करना होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भाषा और बातचीत के माध्यम से सामाजिक आचरण का अध्ययन किया जाता है? ये है नृजाति पद्धति शास्त्र। अब एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन करने में किस शोध विधि का प्रयोग किया? देखिए, इसमें उन्होंने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया, ये सच है, उनकी बुक में भी आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आयोग की मनमानी आप देखिए, इसमें उन्होंने अर्ध सहभागी आंदोलन दिया है, जबकि ये गलत है। ये क्वेश्चन आपका चैलेंज करने वाले क्वेश्चन है, इसको आप चैलेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सदरलैंड अपराध की संगति की प्रतिक्रिया मानते हैं। इस संगति के विभाजन में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो अंतःक्रिया समूह मानते हैं, व्यक्तिगत मित्रता मानते हैं और निष्क्रिय समूहों की सदस्यता मानते हैं, पर प्रतिक्रिया चयन इसको ये नहीं मानते हैं। मनुष्य एक बंधे हुए हैं, अगस्त काम्टे ने अपनी किस पुस्तक में कहा है? ऐसा उन्होंने कहा है पॉजिटिव फिलॉसफी। देखिए, अब अगस्त काम्टे से इतने आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं यूपी पीजीटी में, परंतु फिर भी अगस्त काम्टे का इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि किस बुक में ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है, किस बुक में उन्होंने दिया था, ये इसमें उन्होंने शो किया है। अगर आपको याद नहीं होगा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एकदम याद किए होते हैं, उसको टिक लगाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम क्वेश्चन करते हैं जो कुछ याद होता है। फिर तीसरे नंबर पे करते हैं हमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल क्लियर होता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसका आंसर हम लोगों को देना होता है। तो इस कैटेगरी के 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग पेपर में सॉल्व करते हैं। और उस समय एक विद्यार्थी से पूछिए, जब समय का लिमिटेशन हो और पेपर भी सॉल्व करना ज़रूरी हो और पेपर उसके लिए उम्र भी निकल जा रही हो और उस पेपर को फाइनल उसको देना ही देना हो, उस पेपर में उसको पास करना ही करना हो, तो सोच लीजिए ऐसी परिस्थिति में एक स्टूडेंट के लिए कितना कठिन संघर्ष हो जाता है कि उस एग्ज़ाम को क्लियर करे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है? ये आप जानते हैं, यूपी पीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये अब आया है जीडीसी में। ये 21 में पूछा गया था, अब ये जीडीसी में भी पूछा गया है। केएम कपाड़िया। किसने समाजशास्त्र के भाषा के गहन और सतही संरचनाओं में भेद किया है? तो नोम चोम्स्की ने किया है, नोम चोम्स्की। देखिए, अभी तक तो भाषा के बारे में आप जानते हैं, फर्नांडिस से श्योर आते हैं और देरिडा आते हैं, मिशेल फुको आते हैं। अब नोम चोम्स्की को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना पड़ेगा? गूगल से सर्च करके या कहीं से भी कंटेंट आपको ये लाकर अब समझना ही पड़ेगा। इस तरह से नए नए क्वेश्चन डालता रहता है आयोग और हम लोगों के जीवन में चैलेंजेस और कठिन करता जा रहा है। समझ में आया बच्चों? चलिए देखते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ये बताती है कि ज्ञान का हमें कैसे और कुछ चीज़ों का सच स्वीकार कर लेते हैं और कैसे हम उस स्वीकृति को सही ठहराते हैं? ये है आपका एपिस्टेमोलॉजी। क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। निम्नलिखित में किसने ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवेंस बुक लिखी है? तो आर वैद्यनाथ ने ये लिखी है। अगला है, टायलर की संस्कृत की विशेषताओं कौन सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृत सिर्फ आचरण का नियम है, ये सम्मिलित नहीं है। अब ये बताया गया है कि प्रगति के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। क्योंकि ये मूल्य निरपेक्ष अवधारणा यही सही नहीं है, क्योंकि संस्कृति एक मूल निरपेक्ष अवधारणा नहीं, एक सापेक्ष अवधारणा है। आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है, ऐसा कहा है उल्रिच बेक ने। अब ज़्यादा लोग गिडिंग्स को लगाए होंगे, लेकिन ये गलत है, इसमें उल्रिच बेक ही होगा। अगला है पास्को एक्ट। पास्को एक्ट 2012 की किस धारा में त्वरित विचारणा उपलब्ध कराने के लिए विशेष न्यायालय को अभिहित किए जाने का प्रावधान है? तो ये धारा क्या है? धारा 28 है। आगे आप देखें। सिंह पाओ यांग ने सामाजिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो उन्होंने क्या कहा है? प्रारंभिक अध्ययन उनमें सम्मिलित नहीं है।
अगला है, आप देखें कि यह एक किस समाजशास्त्री ने दिया है कि हिंदू सामाजिक संस्थाओं का चाहे वो जाति हो, संयुक्त परिवार या हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहा है के.एम. पणिक्कर ने। अगला क्वेश्चन देखें, किसका मत है कि आविष्कार हमारी आवश्यकताओं की उपज है। संस्थाएं एवं सामाजिक परंपराओं का आधार समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है। ऐसा कहा है वेबलन ने कहा है। ठीक, अगला है, आज की बदलती दुनिया में जिसे हम कह रहे हैं एक भगौड़ी दुनिया है जहाँ किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं। भगौड़ी दुनिया के नाम से ही आप जान जाएंगे कौन है, एंथोनी गिडिंग्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्टिन रेन की निर्धनता की। अब देखिए, एक टॉपिक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूपी पीजीटी और जीडीसी एग्ज़ाम का, इसी तरह जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में देखिए निर्धनता टॉपिक को, ये एक ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक। निर्धनता टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ें और निर्धनता के नए नए इसमें पूछे गए हैं। यूपी पीजीटी में 2-3 क्वेश्चन आए हैं नए नए, जो निर्धनता के बारे में परिभाषित किया गया है और कौन कौन से थिंकर हैं ये पूछा गया है। अब जीडीसी में देखिए, मार्टिन रेन, यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि मरे, चार्ल्स मरे, 2024 के यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था 2024 में, 18 जून को जो पेपर हुआ था 2024 जून में, उसमें निर्धनता के बारे में चार्ल्स मोरे का आया था कॉन्सेप्ट और ऑस्कर लेविस का भी आया था, कुछ कॉन्सेप्ट आए थे। उसमें पूछा गया था कि ये परिभाषा किसकी है। ऊपर से गुरनार मिर्डल के बारे में पूछा गया कि ये किसने दिया है। उसके बाद में अब देखिए एक न्यू थिंकर आपके सामने आ गए हैं, ये क्या है, मार्टिन रेन। मार्टिन रेन भी पूछा गया है। अब उनके बारे में आपको बताना है, उन्होंने क्या सम्मिलित नहीं किया, तो आय सम्मिलित नहीं किया है। अब देखिए, परिणात्मक शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती है। तो देखिए, परिणात्मक जो शोध होते हैं उसका परिणाम होता है, जैसे सर्वेक्षण किया उसका परिणाम निकाले, प्रश्नावली है उसका परिणाम अवलोकन किया उससे, लेकिन समूह चर्चा जो हम करते हैं वो परिणात्मक शोध का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला है, फ्रेंच बोआस, किसी भी संस्कृति को बाह्य अन्वेषणों को अपनी संस्कृति के मूल्यों के अर्थ के आधार पर की अपेक्षा उस संस्कृति के स्वयं के अर्थ संदर्भ में समझ जाना चाहिए। ऐसा कहा है फ्रेंच बोआस ने। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के संविधान किस भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार है। तो वो है अनुच्छेद 38। निम्नलिखित में से कौन संचार सिद्धांत और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा है, वो है हैबरमास। अगला है, सामाजिक विकास का सूचक कौन नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न ये हो जाता है बच्चों को कि यहाँ पर कौन सा मानव विकास से संबंधित, तो मानव विकास से संबंधित प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ये 3 चीज़ है। लेकिन जब सामाजिक विकास सूचकांक पूछा जाता है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय का कोई स्थान नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है, संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन पर विचार किया जाता है। मानव प्राणी अपनी संस्कृति तत्वों को अपनाता है, ये बात सही है, ये सही है। अगला है, स्वयं की परिस्थिति भूमिकाओं से संबंधित कार्यों को सीखना, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 और 2 होगा। निम्नलिखित में कौन से बेरोजगारी का तत्व नहीं है, ये है क्या, वेतन मुद्दा। ये वेतन मुद्दा कोई तत्व नहीं है, सॉरी, वेतन मुद्दा कोई तत्व नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला, मातृत्व लाभ अधिनियम कब अधिनियम पारित हुआ था, तो ये आप जानते हैं 1961 में। संचार की विद्युतीकरण मीडिया की स्थिति पर इनका विकट बना रहा है। किसी घटना के किसी निश्चित अर्थ तक पहुंचना लगभग असंभव है, यह विचारधारा किसने दी है, तो जीन बॉडीलार्ड ने ये विचारधारा दी है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो फ्रेडरिक लिपले ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतियोगिता को नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता में बांटा है, तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। इरावती कर्वे की नातेदारी अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो भारतीय विद्या और मानव शास्त्रीय विद्या। इसका नाम ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के
इस उत्तराधुनिक और कृषि समाज में ज्ञान की भूमिका और सूचना का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण इस विचारधारा में कौन समाजशास्त्री विश्वास करता है? तो इसमें आप देखें, मैनुअल कैसल नेटवर्क सोसाइटी से, डेनियल वेल औद्योगिक समाज से हैं, एरन टोरेन भी उत्तर औद्योगिक समाज से हैं, डेनियल वेल उत्तर औद्योगिक समाज से हैं, लेकिन चार्ल्स सेबेल जो हैं उन्होंने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी श्रम बाजार की दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। तो ऐसा कहा है कार्ल प्रीबाम ने। प्रतिचयनित पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वस्तुओं के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना एक कहलाता है, बोगार्ट्स ने कहा है। बोगार्ट वेरी फेमस है, लेकिन इनके बारे में आप जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक आप यूट्यूब या जब तक आप गूगल पे सर्च नहीं करेंगे। आधुनिकता भारतीय जीवन और समाज के प्रवेश कर गई है, किंतु संयोजन आत्मसात करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है, ना कि प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति के कारण। ऐसा किसने कहा है? तो इसे कहा है लायड और रुडोल्फ ने। भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है। भारत का धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक एकाकी संस्कृति वाला देश है, ऐसा कहा है घुरिये ने। अगला, किसने आधुनिक समाज को प्रकृति के अंत का कारण मानते हुए प्रदूषण के मनुष्य को ऐसी अवस्था तक पहुंचा दिया है? तो बिल मैकीबेन ने ऐसा कहा है। ये देखिए, आप कितने भी क्वेश्चन हैं सब हार्ड है और मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पेपर अब आते हैं। अब इजी पेपर से अब ये मत सोचिएगा कि आपका कोई भी पेपर इजी आएगा, ऐसा कुछ मत सोचिएगा, इजी नहीं होगा कोई भी पेपर। हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध की चर्चा की है, जिसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आप जानते हैं? परिस्थितिजन्य उन्होंने किया है, परिस्थितिजन्य किया है, संगठित किया है और व्यक्तिगत किया है, आकस्मिक नहीं किया है। इसका मतलब आंसर यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति के विषय में यह किसका विचार है? जाति के आर्थिक कार्य रूपांतरित हो चुके हैं, किंतु सामाजिक संगठन की एक इकाई के रूप में जाति की अवधारणा अपनी अनुकूलित सामर्थ्य के कारण आज भी जीवित है, ऐसा दीपांकर गुप्ता ने ही कहा है। अगला है, बर्न कन्वेंशन का संबंध प्रतिलिप्याधिकार। किसने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा, ऐतिहासिक काल, नवीन सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक दुनिया के बारे में एक नई तरह का सैद्धांतिकीकरण किया है? तो ये जॉर्ज रिचर्ड ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने परंपरा आधुनिकता की अंतःक्रिया के माध्यम से समझने का सुझाव दिया है? ऐसा किसने दिया है? दोनों एक दूसरे की पूरी तरह प्रभावित करते हैं, ऐसा मैकिंग मेरिट। देखिए, डीपी मुखर्जी, अभी तक आप हमेशा पढ़ते थे कि परंपरा और आधुनिकता के बीच की जो बात करते हैं वो डीपी मुखर्जी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसमें न्यू एक क्वेश्चन आया है, ये है मैकिंग मेरिट का, तो ऐसा मैकिंग मेरिट ने किया है। अगला देखें, जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों से मिलता है, विषय वस्तु शास्त्रीय, सांस्कृतिक और लिखित और चिंतनशील है, जिनका दायरा संपूर्ण देश में फैला हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बृहद परंपरा। सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा किसने दी है? तो रेने लेनोइर ने। अगला देखें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि WIPO कॉपीराइट संधि में किस अतिरिक्त विषयों की कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा सामग्री का संकलन। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन कि समाजशास्त्री ने उत्तर आधुनिकता में सांस्कृतिक बहुलता का कारण पूंजीवाद को मानते हुए कहा है कि पूंजीवादी संस्कृति का नाम में मुनाफाखोरी और ठगी रहा है, ऐसा फ्रेडरिक जेमेसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवार के 4 प्रकारों यौन व्यवहार, प्रजनन प्रक्रिया, विनिमय, समाजीकरण, सुरक्षा, स्नेह की चर्चा किसने की है? ऐसा मेटा स्पेंसर ने की है। देखिए, ये मेटा स्पेंसर वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कहीं भी किसी बुक में भी नहीं पढ़े होंगे, मैंने तो अभी तक तो नहीं पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। मेटा स्पेंसर कहाँ? विलियम जे गुडे का मैंने पढ़ा है और हार्ट एंड हार्ट का पढ़ा है, लुंडबर्ग का भी पढ़ा है, लेकिन मेटा स्पेंसर का नहीं पढ़ा है। इसका मतलब यही है कि आयोग चाहता है कि हार्ड से हार्ड पेपर दे, मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट उसको लगता है जो इसमें से आधा कर सकता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन हार्ड उसको लगता है जो आधा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इस तरह से तैयारी करिए कि शिखर की ऊंचाइयों तक पहुँचे। इरावती कर्वे द्वारा वर्ण व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का आधार किसे उन्होंने माना है? तो सोपान क्रम को माना है। किसने किशनगढ़ी ग्राम में मनाए जाने वाले सौरती पूजा का उल्लेख किया है? तो ये है मैकिंग मेरिट ने किया है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला है मिशेल फूको के अनुसार व्यक्ति क्या है, मालिक या माहत? इसका निर्णय किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्णय समाज द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है एक अस्थायी केंद्रीय विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता कार्यवाहक परिकल्पना का कहलाता है, ऐसा पीवी यंग ने कहा है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में कुछ ना होकर एक समाजशास्त्रीय कल्पना है, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा पणिक्कर ने कहा है। आयोग ने पणिक्कर को माना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस समाजशास्त्री ने जनसंचार के माध्यम से सामाजिकरण का अभिकरण माना है, ऐसा कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। किसने कहा है कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा, ऐसा मेलिनोव्स्की ने कहा है। किस समाजशास्त्री ने माना है कि समाज को एक बंधन के बांधने का काम भाषा ही करती है? भाषा के बारे में ऐसा किसने कहा? तो जीन बॉडीलार्ड। देखिए, भाषा में इसमें कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि भाषा को फर्नांडिस सेस्योर भी कहते हैं, जैक दरिदा भी भाषा के बारे में कहते हैं और जीन बॉडीलार्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से अब ये भाषा क्या है, लेसन 10 का है ये क्वेश्चन। लेसन 10 का ये क्वेश्चन है, यूनिट 10 यूजीसी नेट का यूनिट 10 का ये क्वेश्चन है। उसमें भाषा, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं यूनिट 10 का। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, चलिए मैं बताती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जो है ये यूनिट 10 यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का यूनिट 10 का ये क्वेश्चन है। अब आप अगला देखें। अगला है कि समिति ने सिफारिश की थी कि राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत पंचायती राज का गठन किया जाए या प्रारंभ किया, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी ऐसी बात। किस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खंडों का प्रादुर्भाव हुआ है? तो ये हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। संचार कोई परीक्षा योग्य यथार्थ नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित अमूर्त प्रतिक्रिया मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है, ऐसा कहा है लेवी स्ट्रॉस ने। अगला एक निदर्शन द्वारा जिसके नाम से स्पष्ट होता है विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, ऐसा गुडे और हार्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था और कुछ ना होकर नातेदारी का फौलादी फैलाव है, इरावती करवे। और फौलादी ढांचा है, किसने कहा है? आप लिख के देंगे। आप कमेंट में बताएंगे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक फौलादी ढांचा है, ये किसने कहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगला देखें, मैनुअल कैसेल्स। मैनुअल कैसेल्स का आप जानते हैं, मैनुअल कैसेल्स यूनिट 1 का है, यूजीसी नेट यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। मैनुअल कैसेल्स नेटवर्क सोसाइटी के लिए फेमस है। सूचनात्मक पूंजीवाद का आरंभ अमेरिका में किस दशक में हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में। भ्रूण लिंग परीक्षण आप जानते हैं कब होता है? 1994 में। अलगाव का सिद्धांत किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया। कुछ क्वेश्चन तो वेरी इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, जिसको आपको बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता था। सामाजिक शोध के किस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? तो आप जानते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। फिर गारफिंकर ने किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है? तो संस्थाकरण और भूमिका की बात नहीं की है। पास्को एक्ट जो पोर्नोग्राफी के निर्माण, दर्शन और प्रसार पर कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान है? ये है 3 वर्ष। अगला है एनोमी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? जिन्होंने सांस्कृतिक मापदंडों, मूल्यों और सदस्यों के व्यवहारगत सामाजिक अनुरूप में स्वीकृति क्षमताओं के बीच एक महत्वपूर्ण असमता होती है, ऐसा कहा है आर के मार्टन ने। विज्ञान अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को घटना, पद, अवधारणा की त्रिवर्ती संबंधों के रूप में किसने प्रदर्शित किया? जेटर वर्ग ने। नव मार्क्सवाद प्रवृत्ति है, ना कि कोई विकसित सिद्धांत, ऐसा जेफ्रे अलेक्जेंडर ने कहा था। तो ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको आयोग द्वारा जो पेपर दिया गया था यूपीजीडीसी 2026 का जो ये पेपर है सॉल्व मैंने करा दिया, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जीआईसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, मैं 100% बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे अल्फ्रेड वेबर के क्वेश्चन आए हैं और विवाह से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, फिर उत्तर आधुनिक से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं सब सवाल, वही सेम कई क्वेश्चन इसमें यूपी पीजीटी के डाले गए हैं।
तो आप सोच लीजिए, तो क्या जीआईसी में जीडीसी यूपी जीडीसी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, आपके भविष्य की निधि है, भविष्य के लिए एक नींव रखी जा रही है इस पेपर के थ्रू। इसलिए पीवाईक्यू पेपर अवश्य ही, वो भी लेटेस्ट पेपर को ज़रूर आप देख कर जाया करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।